अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों ऑलमोस्ट ये जो लेक्चर है, ये 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स का, ये 2-3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा फिर हम इस पर एमसीक्यूज़ करेंगे और बल्क में एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और कॉमनली हम इन्हें क्या कहते हैं? बेसिक राइट्स। अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है और कॉमनली हम इन्हें कहते हैं बेसिक राइट्स। और इंडिया में इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हम उनको बोलते हैं। पहले हम राइट्स की डेफिनेशन देख लेंगे। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स एक इंडिविजुअल की क्लेम होती है जिसको रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी और इन्फोर्स करती है स्टेट। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं जिनको एक ये इंडिविजुअल की क्लेम होती है। फॉर इंस्टेंस आपकी कोई क्लेम है और फिर अगर इसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करेगी, हाँ भाई ये जो आपने क्लेम कही है ये सही है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको ना टैबू मानेंगे। और फिर अगर इसको इन्फोर्स स्टेट करती है तो ये राइट बनता है। तो हमने राइट का देखा क्या होता है। राइट होता है, आपका राइट वो होता है कि ये एक इंडिविजुअल की क्लेम होती है और फिर अगर इसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और फिर अगर इसको स्टेट इन्फोर्स करती है तो ये राइट बनता है। फॉर एग्जांपल आपकी ये क्लेम है कि एवरी रिलीजियस शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। तो इसने सोसाइटी ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि जो भी रिलीजन्स हैं वी शुड रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स ओरिएंटेशंस एंड रिलीजन्स। ठीक। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारी स्टेट ने इसको इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल भी लाए हैं फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। क्लियर? तो ये राइट बन गया। अब अगर आपकी क्लेम ये है कि मैं ड्रंक एंड ड्राइव करूँगा, क्लियर, या मैं कोई ऐसी आपकी क्लेम है जिससे सोसाइटी को खतरा है या ओवरऑल एक स्टेट को खतरा है, तो अगर उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज भी करते हैं लेकिन स्टेट इन्फोर्स नहीं करती है तो वो आपका राइट नहीं बनेगा। तो राइट को फुलफिल करने के लिए 3 चीज़ें होती है। एक ही आपकी क्लेम होनी चाहिए, दूसरी बात सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, चौथी बात कि एक जो स्टेट है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म से इसको इन्फोर्स करनी चाहिए। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स ये वो राइट्स है, ये वो क्लेम्स है हमारे पास, वो राइट्स है हमारे पास जो फंडामेंटल है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये फंडामेंटल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये फंडामेंटल है ताकि इंडिविजुअल डिस्पोटिक रूल या अथॉरिटेरियन रूल से बच सके। ये फंडामेंटल है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की हो जाए, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट्स में वो राइट्स मेंशन हैं कि विदाउट विच इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप को हम ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्लियर? चलिए जी। उसके बाद है दोस्तों ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? आप एक लेमन्स लैंग्वेज में याद रखना। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज़, यानी ये वो डॉक्यूमेंट होता है, इट्स अ ग्रेटर चार्टर ऑफ लिबर्टीज़, या ये सिंबलाइज करता है ए बंच ऑफ लिबर्टीज़, ए बंच ऑफ राइट्स। क्लियर? और मैग्ना कार्टा क्या है? ये गारंटी हमें क्या करता है? लिबर्टीज़। तो मैग्ना कार्टा सिंबलाइज करता है कि इट इज़ ए बंच ऑफ लिबर्टीज़, इट इज़ अ चार्टर ऑफ लिबर्टीज़ जो सिटीजन्स इंजॉय करते हैं। क्लियर? और इसकी हिस्ट्री क्या रही है इस मैग्ना कार्टा की? ये एक किंग जॉन था, उसने ये इंग्लैंड में अप्रूव किया था, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बंच ऑफ लिबर्टीज़ या ग्रेटर चार्टर ऑफ लिबर्टीज़ किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स को। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा क्या मतलब क्या होता है? इट्स ए बंच ऑफ लिबर्टीज़, इट्स ए ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज़, इट्स द law which guarantees us liberties, it's the law which guarantees us rights, it's a greater charter of rights or
लिबर्टीज। क्लियर? ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, और ये हमने इंस्पायर किया है यूएसए से, मतलब बारो किए हैं यूएसए से, और ये एक्ट करते हैं चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ स्टेट। मतलब कि अगर स्टेट कभी ऐसा लॉ बनाएगा कि जिससे जो सिटीजन्स है इनकी फ्रीडम या इनके राइट्स वायलेट हो सकते हैं, तो उस वक्त ये फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली उन लॉज को रिपील कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ जुडिशल रिव्यू। क्लियर? वो हम सारा आगे देखेंगे कि जुडिशल रिव्यू कैसे मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में, बाकी चीज़ें। क्लियर? उसके बाद है दोस्तों, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और अभी जो हमारे पास राइट्स है वो है 6। अब यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, जैसे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, इंस्पायरेशन है बिल ऑफ राइट्स, ठीक, यूएसए से, ओरिजिनली 7 थे हमारे पास, मैग्ना कार्टा है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फंडामेंटल राइट्स है इनका एम है प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नॉट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्लियर? यहाँ पे पॉइंट है कि याद रखना, हमने जब प्रियम्बल दोस्तों पढ़ा उसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, जो हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप कंसाइजली प्रीसाइज मैनर में उसको याद करो कि हमने क्या पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में, जस्टिस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमने पढ़ा था प्रियम्बल में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस प्रमोट करना किस किस स्फीयर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में और पॉलिटिकल सेक्टर में। मतलब अपने इंडिविजुअल्स के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेटर्स, या इट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि कलेक्टिवली हम इन 3 चीज़ों पे काम करें। एक जस्टिस मेंटेन रहना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हमने उसमें पढ़ा, और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये डीपीएसपीज के थ्रू हमें मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पॉलिटिकल जस्टिस जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें कहाँ से, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स से। इसीलिए हम कहते हैं ये जो डीपीएसपीज है और फंडामेंटल राइट्स है, इनकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि ये जस्टिस प्रमोट करे, दैट इज सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशो इकोनॉमिक कौन करता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एम है कि प्रमोट करना सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट्स का एम है प्रमोट करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ टाइम देखा है एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन पुट अप होता है। क्लियर? इसलिए याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स का एम है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल जस्टिस सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, और ये प्रिवेंट करता है हमें अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल। मतलब अगर जो रूल होगा एक कंट्री में, अगर वो डिस्पोटिक हो, अथॉरिटेरियन हो, या ऐसे लॉज बने जिनसे सिटीजन्स के राइट्स वॉलेट हो सकते हैं, उस टाइम पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उनको रेस्टोर करने के लिए उन राइट्स को, बाय मीन्स ऑफ रिट। जो रिट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड पे, वहाँ पे हम इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसेबल है। हमने क्या देखा कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का कंसेप्ट हमने कैसे समझा। फॉर इंस्टेंस, मैंने अगर आपके पास एक कैंडिडेट आता है या पॉलिटिकल पार्टी है आपसे वोट मांगने के लिए कि भाई इलेक्शन का टाइम आया है हमें वोट दे दो। क्लियर? आप उस टाइम पे क्या देखते हो, अगर हम एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे हम देखेंगे कि इसका मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो क्या होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक कैंडिडेट का, कि ये आगे जाके इलेक्शन के बाद, इलेक्शन को जीतने के बाद ये कौन से डेवलपमेंटल काम करेगा, इसके प्रॉमिसेस क्या है, हम वो देखते हैं। अगर अब उस कैंडिडेट या उस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीता, उसके बाद उसने ये प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए, हम क्या उसको कर सकते, हम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर? आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप उसको स्यू नहीं कर सकते। क्लियर? आप उस पर केस नहीं कर सकते, इसने इलेक्शन से ये प्रॉमिस किया था, आज इसने उन प्रॉमिस को तोड़ दिया है, ठीक, और वोट ग्रैब करने के लिए इसने हमें बड़े बड़े
दावे दावे किए थे, अब वो दावे इसके कहीं नहीं है। आप उसको इन चीज़ों पे स्यू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल की, मतलब जस्टिसेबल वो चीज़ें होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में कि अगर इनकी वायलेशन होती है, आप कोर्ट्स के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, और वो चीज़ें आपके रेस्टोर हो सकती है, उनको रिवाइव किया जा सकता है। और नॉन जस्टिसेबल क्या होती है? नॉन जस्टिसेबल होती है फॉर इंस्टेंस कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के लिए प्रॉमिस करता है, फिर वो उन प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, वो जस्टिसेबल नहीं है। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो नॉन जस्टिसेबल है। जो उनमें आर्टिकल्स है, अगर उनकी वायलेशन होती भी है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सड, या आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते इनको रेस्टोर करो। क्लियर? और फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों, ये जस्टिसेबल है। अगर इनकी वायलेशन होती है, अगर आपकी किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो कि मेरी इस राइट की वायलेशन हो गई, और वो रेस्टोर हो सकती है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स कैसे रेस्टोर होते हैं जब इनकी वायलेशन होती है। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझो। और ये प्लेस करते हैं लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पे ये फंडामेंटल राइट्स कैसे लिमिटेशंस लगाते हैं, एक बैरियर लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस लेजिस्लेचर जो है ये लॉ बनाती है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए। फॉर इंस्टेंस आपका राइट एक है, मतलब अगर हम देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपके रिलीजियस राइट्स है। अब लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया, उससे क्या हुआ कि आपकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, एक तो वो हर्ट हो गई, दूसरी बात ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट हो गए ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजियस। अगर वैसा कोई लॉ बना, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो, आप इसके खिलाफ प्रॉपरली एक PIL फाइल करोगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि मेरा ये चीज़ हुआ, जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने उससे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसके बाद वो रेस्टोर हो सकता है ऑन ए जेन्युइन कॉज। क्लियर? तो ये लिमिटेशन लगाता है लेजिस्लेचर पे, अगर वो कभी ऐसा लॉ बनाएगी कि जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो उनको लिमिट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ जुडिशरी। क्लियर? अब यहाँ पे फीचर्स है कुछ। फीचर्स क्या है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। फॉर इंस्टेंस ये कहता है, एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स का कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। हमारे पास एक फ्रीडम है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास एक फ्रीडम है जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास। क्लियर? तो अंडर द बैरिकेड्स ऑफ जेन्युइन कॉज, फॉर इंस्टेंस अगर आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करते हो एक जेन्युइन कॉज के लिए, और आप इसको उस वे में एक्सप्रेस करते हो जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी थ्रेट में नहीं आ सकती, या इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा आपकी इस स्पीच से। चाहे आप कहीं पे स्पीच देते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर, कोई भी मीडियम हो, चाहे आप न्यूज़पेपर्स पे अपने आर्टिकल्स लगाते हो, या चाहे आप किसी भी मीडियम के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, या कोई बुक लिखते हो आप, तो अगर आपका स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट यानी नेशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल होगा, जिससे कोई भलाई होगी, तो आप पे कोई भी ओब्लिगेशन नहीं लगेगी कि इसको बंद करो अपने इस स्पीच को, या आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप डेरोगेटरी रिमार्क्स लगाओगे, फॉर इंस्टेंस मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि कोई बंदा उठेगा कि उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसने बीच मार्केट में जाके किसी एक सेक्ट को या किसी एक कास्ट को टारगेट करके उनको गालियां दे दी, या फॉर इंस्टेंस बीच रास्ते में किसी एक रिलीजियस को टारगेट करके उनको गालियां कहीं, या कुछ और कहा, डेरोगेटरी रिमार्क्स कहे। क्लियर? तो उस वक़्त वो बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं जो भी करूँगा ये मेरी मर्जी है, क्योंकि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो अलो नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस
लगाई जा सकती है, और वहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको स्यू किया जा सकता है एज़ पर द लॉ ऑफ द लैंड। उस वक्त आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, ये वायलेट हो गया, मैं अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊँगा, आप लोगों ने मेरे राइट को सुप्रेस किया, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको रेस्टोर करूँगा। नहीं, क्योंकि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं, जो हमें ये चीज़ें देता है कि हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें, वही हमें ये भी बोलता है कि अगर आप कहीं पे इन राइट्स को एंजॉय करते हो और उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी या सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी या यूनिटी ऑफ इंडिया थ्रेट में आए, उस टाइम पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। क्लियर? तो हम कहेंगे ये एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स का, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट ये क्वालिफाइड है। ऑन जेन्युइन लाइन्स यू कैन एंजॉय दीज फ्रीडम्स, ऑन जेन्युइन लाइन्स यू कैन एंजॉय दीज राइट्स। और अगर आप वो नहीं करोगे, अगर आप बियॉन्ड उस लिमिट से जाओगे, तो आपके राइट को सुप्रेस किया जाएगा और आपको पनिश भी किया जाएगा। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम आर available against the arbitrary action of the state with a few exceptions against the action of the individuals। देखिए मोस्ट ऑफ द, अगर हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे ना, तो ये अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के हैं। मतलब इन राइट्स में फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर कोई लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाएगा जिससे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो एक आर्बिट्री लॉ माना जाएगा और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करार दे सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। मतलब ये जो राइट्स है ये अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन जो स्टेट लेगी, चाहे लेजिस्लेचर से चाहे एग्जीक्यूटिव से, तो वहाँ पे इनको लिमिट किया जाता है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है कि अगर कोई इंडिविजुअल फॉर इंस्टेंस किसी इंडिविजुअल का राइट सुप्रेस करता है, तो ये उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जो किसी और बंदे का राइट सुप्रेस करता है। दे आर जस्टिसेबल, ये मैंने अभी आपको कहा। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनको डिफेंड कौन करता है और गारंटीड कौन करता है इनको? दैट इज सुप्रीम कोर्ट इनको डिफेंड करता है। और क्योंकि जब इनकी वायलेशन होती है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हम आगे पढ़ लेंगे। और अंडर 226 हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर इनकी वायलेशन होती है। दे आर नॉट सैक्रोसैनेक्ट और परमानेंट, कैन बी अमेंडेड। ये जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स मेंशन है, ये सैक्रोसैनेक्ट नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये अमेंड हो सकते हैं। एज पर केशवानंदा भारतीय केस, जो वहाँ से हमें जजमेंट मिलता है कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। मतलब इसको अमेंड हम कर सकते हैं। एक बार ये अमेंड हुआ है जब हमने अमेंड किया है, एक बार नहीं बल्कि पहले हमने अमेंड, जब फंडामेंटल राइट जो है दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, वो हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चीज़ें होती रही, ठीक, वो हम आगे देख लेंगे कि डायनामिक आर्टिकल्स कौन है, जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये परमानेंट नहीं है, दे आर नॉट सैक्रोसैनेक्ट, या परमानेंट हम उसको कहेंगे, ये परमानेंट नहीं है बल्कि ये अमेंड हो सकते हैं। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट इज गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए दोस्तों, जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी क्या होती है? जब एबनॉर्मल कंडीशन कंट्री में होती है, चाहे वार की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो जिसको हम वार कहेंगे, चाहे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो इंडिया की सिक्योरिटी को, ठीक, दंगे हो, बाकी चीज़ें हो। क्लियर? वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल, ये दो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इमरजेंसी लग सकती है, और इनको सस्पेंड किया जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी हो। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? जब वार हो या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो उस टाइम कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो उससे क्या होता है? ये जो राइट्स है ये सारे सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो हम आगे पढ़ेंगे, इनको डिटेल में हम करेंगे। आप याद यहाँ पे रखो, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। ठीक, फर्दर जो 6 राइट्स हमें आर्टिकल 19 जो है ये भी सस्पेंड होता है, मगर अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन या वार के बेसिस पे लगी हो, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन या इंटरनल इमरजेंसी।
मतलब एक तो हमने इस पॉइंट में देखा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये देखा कि आर्टिकल 19 जो है, जिसमें हमारी 6 फ्रीडम्स है, वो भी सस्पेंड हो सकती है अगर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार, नॉट ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्योंकि हमने देखा इमरजेंसी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्लियर? चलिए जी, अब यहाँ पे ये राइट्स है, इनको आप देख लीजिए। राइट टू फ्रीडम हम डिटेल में करेंगे, आर्टिकल 19 से 22 तक हम बराबर इसको करेंगे, और यह है राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 19 में फिर अलग से फ्रीडम्स आते हैं, वो भी हम करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई एक्सप्लॉयट ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताता है, दैट इज जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 से लेकर 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के साथ डील करता है कि किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वुमेन हो, वुमेन ट्रैफिकिंग ना हो। ये हम इसमें पढ़ेंगे और हम डिटेल में ये कवर करेंगे। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हर एक के पास रिलीजियस फ्रीडम है, वो अपने आइडियाज़ प्रोपागेट करे, प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे। तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक डील करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो माइनॉरिटीज़ के होते हैं, तो वो 29 से 30 तक। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यही हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कुछ राइट्स अवेलेबल है फॉरेनर्स को। मतलब फॉरेनर्स कौन होते हैं, सॉरी, कुछ राइट्स अवेलेबल है फॉरेनर्स को, जिनका हम एलएनएस भी बोलते हैं, और कुछ है जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। अब दो तरह के पर्सनस है ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। एक हो गए सिटीजन्स ऑफ इंडिया दोस्तों, दूसरे हो गए एलएनएस, मतलब जो फॉरेनर्स है, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। और इन फॉरेनर्स, इन एलएनएस में दो तरह के एलएनएस है, एक एनमी एलएनएस और दूसरे फ्रेंडली एलएनएस। एनमी एलएनएस वो है जिनके साथ इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, और एनमी एलएनएस वो होते हैं जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इंडिया को नहीं है। और सॉरी, एनमी एलियंस वो होते हैं जिनके साथ इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। और एनमी एलियंस वो होते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडिया में दो तरह के पर्सनस है। आप याद रखो, यहाँ पे मैं ये बनाऊंगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे है, एक है इंडियन सिटीजन्स, क्लियर। दूसरा हमारे पास एलएनएस होते हैं, मतलब फॉरेनर्स होते हैं, क्लियर। और ये जो एलएनएस या फॉरेनर्स हैं, इनमें दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। एक होते हैं फ्रेंडली एलएनएस, मतलब फ्रेंडली फॉरेनर्स। ये वो लोग होते हैं जिनकी कंट्री के साथ इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस है, क्लियर। मतलब फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं, ये वो फॉरेनर्स होते हैं ऑन द लैंड ऑफ इंडिया जिनके साथ इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस है, क्लियर। उसके बाद है एनिमी एलियंस, या ये उस लैंड से बिलोंग करते हैं, ये उस कंट्री से है और जिस कंट्री से इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, क्लियर। आई बात समझ यहाँ तक। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फ्रीडम्स है जो अवेलेबल है एलियंस को, और कुछ अवेलेबल है सिटीजन्स को, और कुछ सबों को अवेलेबल है। देखिए, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स नॉट फॉर एनिमीज। ये जो राइट्स है, ये जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स में, ये अवेलेबल है टू बोथ सिटीजन्स, सॉरी, और ये जो यहाँ पे राइट्स दोस्तों मेंशन है, ये अवेलेबल है एक तो सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को, मगर एनिमी फॉरेनर्स है एलियंस को नहीं। ये कौन कौन है? आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये सारे जो राइट्स है दोस्तों, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बट नॉट एनिमी एलियंस। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये राइट्स जो है ये अवेलेबल है। एक तो हमने देखा एलियंस में या फॉरेनर जो इंडिया के लैंड में, ये दो तरह के हैं, एक है एनिमी एलियंस और है दूसरे फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस वो है जिनके साथ इंडिया को
फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, और फ्रेंडली एलियंस वो है जिनकी कंट्री के साथ इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस है। क्लियर। तो अब ये जो राइट्स है यहाँ पे ये अवेलेबल है एक इन फ्रेंडली फॉरेनर्स के लिए या फ्रेंडली एलियंस के लिए और सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। ये कौन कौन है? आर्टिकल 14 हमने यहाँ पे देखा, 20 हमने देखा, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। और कुछ राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है जो हम आगे भी देखेंगे, जैसे वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे एक ग्राफ बना के। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो ये कि ये राइट सिर्फ सिटीजन्स और फॉरेनर्स बोथ के लिए अवेलेबल है। और फॉरेनर्स में कौन आते हैं? सिर्फ वो फॉरेनर जिनके साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। उसके बाद है आर्टिकल 12, यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये जो आर्टिकल 12 है ये हमें डेफिनेशन देता है स्टेट की। ठीक, द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रोविजन इन द आर्टिकल 12। और स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों आया, ये हमें डेफिनेशन क्यों देता है स्टेट की, ये क्वेश्चन यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 12 है, और ये इसलिए अंडर फंडामेंटल राइट्स में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि स्टेट में क्या क्या आते हैं, जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पंचायत या म्यूनसिपलिटीज़ या बाकी अदर अथॉरिटीज़, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, LIC, ONG, सेल, एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा। मतलब कि आर्टिकल 12 gives us the definition of state in part 3 of the Indian Constitution, that is fundamental rights। और काम क्या है इसका, ये क्यों हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स में इनका काम क्या है, इस स्टेट का काम क्या है, ये इसलिए है क्योंकि ये डिफाइन करता है स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ताकि हमें पता चले कि अगर ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में जो एजेंसीज़ मैंने बोली, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे बाकी अथॉरिटीज़ है, पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज़ है, बोर्ड्स है, अगर ये कभी ये एजेंसीज जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एट्सट्रा एट्सट्रा, अगर ये एजेंसीज वायलेट करती है कभी फंडामेंटल राइट्स, तो इन एजेंसीज के उस एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। फॉर इंस्टेंस हम कहेंगे कि आर्टिकल 12 में वो एजेंसीज मेंशन है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज़ है, या बाकी अथॉरिटीज़ है या बॉडीज़ है, इनको इसलिए रखा गया है फंडामेंटल राइट्स में ये रिमाइंडर देने के लिए कि इन एजेंसीज़ में से अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई लॉ बनाएगा या एक्शन लेगा जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो इन एजेंसीज़ को चैलेंज किया जा सकता है, इनके लॉ को चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर। उसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? All laws that are inconsistent with the fundamental rights shall be null and void on the basis of judicial review। आर्टिकल 13 ये कहता है कि वो सारे लॉज, अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, आई थिंक दोस्तों मैं आपको ये आर्टिकल 13 एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, मैंने कहा हमने जब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी लेजिस्लेचर लॉ बना, ये फंडामेंटल राइट्स एक्ट करते हैं एज अ लिमिटेशन। अगर कोई आर्बिट्री एक्शन, एक वो एक्शन चाहे लेजिस्लेचर या ये एग्जीक्यूटिव लेगी जिससे क्या होगा कि सिटीजन्स के राइट्स वायलेट होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि सिटीजन्स अगर जुडिशरी के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो फिर उस लॉ को नल एंड वॉइड करार देती है जुडिशरी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वो लॉज, वो कानून जो इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, मतलब जो क्लैश करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो सुप्रेस करते हैं आपके राइट को। फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक, और ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है, क्लियर, और फिर जुडिशरी के पास ये इशू जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर क्या होगा यहाँ पे जुडिशरी
या सुप्रीम कोर्ट इस पे जुडिशल रिव्यू करेगी, मतलब इस लॉ को रिव्यू करेगी ऑन द लाइन्स ऑफ जुडिशरी। और जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा नहीं ये लॉ प्रॉब्लम क्रिएट करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए और ये उनको डोमिनेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रेस करता है, तो जुडिशरी उस लॉ को सुप्रेस करेगी। और ये पावर किस में मेंशन है? ये पावर आर्टिकल 13 में मेंशन है जुडिशरी के लिए। हालांकि आर्टिकल 13 में ही मेंशन नहीं है, हम जब आगे देखेंगे जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स है आगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये मेंशन है कि पावर क्या है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, कि जब भी उनको लगेगा कि कोई लॉ जो भी लेजिस्लेचर ने बनाया है कि वो इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को वो सुप्रेस करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो उस वक्त जुडिशरी क्या करेगी? एक जुडिशल रिव्यू करेगी उस लॉ का, और रिव्यू होने के बाद जब उनको इस चीज़ से जब ये ऑथेंटिसिटी के साथ उनको पता चलेगा कि नहीं वाकई ये लॉ वायलेशन करती है फंडामेंटल राइट्स की, और फिर उस लॉ को नल एंड वाइड करार देगी। तो हमें ये पता चला आर्टिकल 13 एक पावर देता है एक्सप्रेसली किसको? जुडिशरी को, कि आप उस लॉ को जुडिशल रिव्यू करो जिस लॉ से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं एक इंडिविजुअल की, और फिर उस लॉ को आप नल एंड वाइड करार दे दो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दो। और यहाँ पे फिर लॉ की डेफिनेशन है कि लॉ में क्या क्या आता है। लॉ पार्लियामेंट अगर होगा, अगर वो वायलेट करता है किसी फंडामेंटल राइट को, तो उसको नल एंड वाइड करार दे दो। स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ या ऑर्डिनेंस जो आते हैं हमारे पास, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी कोई, आप सिर्फ याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें याद ये रखना कि आर्टिकल 13 हमें ये बताता है कि दोज लॉज कि जिनसे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सुप्रेस होता है, तो उनको ख़त्म करना है। उनको नल एंड वाइड एक जुडिशरी करार दे सकती है, उनको जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है अंडर आर्टिकल 13। क्लियर? बाय मीन्स ऑफ जुडिशल रिव्यू। Further, Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. देखिए, अब आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि मैंने लॉ की बात की है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मैं लॉ की बात करता हूँ कि अगर लॉ वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को, तो उसको नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट करार दे सकती है बाय अ प्रोसेस ऑफ जुडिशल रिव्यू। बट मैं बात नहीं करता हूँ अमेंडमेंट्स की। ये आर्टिकल 13 बोलता है हमें कि मैंने अमेंडमेंट्स की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अमेंडमेंट्स अगर वायलेट करेंगे तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जा सकता, ये आर्टिकल 13 हमें कहता है। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया केशवानंद भारती केस में, उसमें ये कहा गया कि चाहे अमेंडमेंट हो चाहे लॉ हो, कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर इस फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड। क्लियर? तो 13 कहता है कि मैंने सिर्फ लॉ के बारे में बात की है, अमेंडमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर लॉज सुप्रेस करेंगे किसी फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको नल एंड वाइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दो। लेकिन मैं अमेंडमेंट्स की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लॉज की बात कर सकता हूँ। अमेंडमेंट्स कर सकते हैं वायलेट, और वो नल एंड वाइड नहीं भी हो सकते। लेकिन फिर जब केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, नहीं, अगर कोई अमेंडमेंट भी होगा, अगर वो भी वायलेट करता है किसी फंडामेंटल राइट को, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो भी नल एंड वाइड है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर आर्टिकल 13। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद है आर्टिकल 14। दोस्तों, आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटिश से लिया है, इसका ओरिजिन है ब्रिटिश। और ये नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? ये इसलिए नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये बताता है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक, क्योंकि स्पेशल प्रिविलेज तो होते हैं, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो उनके पास स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, एमपीज़ की बात करेंगे या जो यहाँ पे फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं, ठीक, उनके पास स्पेशल इम्यूनिटीज़ होते हैं। क्लियर? लेकिन आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? जो पहला कंसेप्ट है इसका, दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ, हर एक
इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, चाहे रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लव हो। अगर कोई IAS ऑफिसर भी है इन द आइज ऑफ लॉ वो भी वही है, और अगर एक सिंपल सा एक लेबरर है वो भी इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ। कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं है। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? ये इसलिए नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि ये बात करता है स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए किसी के पास। ये कंप्लीट इक्वलिटी की बात करता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट यही है। ठीक, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। प्रिविलेजेस एब्सोल्यूट इक्वलिटी तो पॉसिबल है ही नहीं। इनइक्वलिटीज़ तो क्रिएटर ने क्रिएट की है, तो एब्सोल्यूट इक्वलिटी तो पॉसिबल नहीं है। एक बात है। दूसरी बात, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। तीसरी बात, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव बात करता है कि कोई भी पर्सन हो, हाई हो, लव हो, वो इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ। और ये बात करता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज किसी की फेवर पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक, बट बात यहाँ पे आती है कि हमारे पास जो MPs होते हैं, MLAs होते हैं, दे हैव स्पेशल इम्यूनिटीज़। हमारे पास प्रेसिडेंट है, ही हैज़ स्पेशल इम्यूनिटीज़, प्रोविजनस, प्रिविलेजेस। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दोस्तों यहाँ पे है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको आप अच्छे से समझना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ की लॉ करेंगे, बात करेंगे, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, फिर ये जो तीनों पॉइंट्स है ये आपको समझ आएंगे। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात जब हम करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। पहले आप ये फैक्ट याद रखो, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों है, ये प्रैक्टिकेबल क्यों है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम देखेंगे, देखिए हमारे पास टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं ना, टैक्स ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 लाख से ज़्यादा इनकम है उसको कितना टैक्स पे करना है, अगर किसी को 7 लाख से ऊपर है उसको कितना पे करना है, अगर किसी को 1 करोड़ इनकम है उसको कितना पे करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो टैक्स ब्रैकेट्स है, अगर किसी के पास 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट फिगर में लेता हूँ कि इसको 1 लाख पे करना है टैक्स। ये एग्जांपल है, ये नहीं है, अब नहीं बोलना कि जिसके पास 10 है तो उसको 1 क्यों देना है या इससे ज़्यादा देना है या कम। ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, बट ब्रैकेट्स है। टैक्स पे करने में ब्रैकेट्स है, कोई ज़्यादा टैक्स देता है और कोई कम देता है। क्लियर? ये जो टैक्स ब्रैकेट्स है, अगर किसी के पास 10 लाख इनकम है तो वह 1 लाख टैक्स देता है। किसी के पास 20 करोड़ है तो वह 1 करोड़ देगा या 2 करोड़ देगा। किसी के पास 1 लाख ही है, नो टैक्स, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो बंदा 2 करोड़ टैक्स दे रहा है और एक बंदा 1 लाख टैक्स दे रहा है, ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो बंदा क्यों 1 ही लाख दे रहा है, मैं क्यों 2 करोड़ दूंगा, या मैं भी 1 ही लाख दूंगा टैक्स, मैं क्यों दूंगा 2 करोड़। या जिसके पास या ये जो 1 लाख टैक्स दे रहा है ये कहेगा जो बंदा टैक्स दे ही नहीं रहा है, मैं क्यों टैक्स दे दूं अपनी इनकम में से, मैं क्यों इनकम टैक्स प्रोवाइड करूं आपको। ठीक, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा है। नहीं, एज पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनकी सर्कमस्टेंसेस अलग है। जिसके पास 2 करोड़ है इसके सर्कमस्टेंसेस अलग है, इसको 2 करोड़ की इनकम है। जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है, इसको कोई इनकम नहीं है, इसकी सर्कमस्टेंसेस अलग है। और जिसके पास 1 लाख है इसको 10 लाख की इनकम आती है, ये 2 करोड़ से कम है, बट इसके सर्कमस्टेंसेस भी अलग है। मतलब इक्वलिटी मेंटेन करना, इक्वल प्रोटेक्शन देना इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, उसको हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जिस बंदे ने 2 करोड़ का टैक्स दिया, जो इसके इनकम के लोग होंगे, अगर जो इसकी इनकम के लोग होंगे अगर उनसे कम टैक्स मांगा जाएगा तो वो इक्वलिटी की वायलेशन होगी। लेकिन अगर वो भी यही 2 करोड़ दे रहे, ये बंदा भी 2 करोड़ दे रहा है, अब ये क्लेम करेगा वो उस बंदे ने 1 लाख ही क्यों दिया, क्योंकि उस बेचारे के पास सर्कमस्टेंसेस वैसी है। तो यहाँ पे इक्वलिटी की वायलेशन नहीं होती है, और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक दोस्तों? ये हो गई एक एग्जांपल। मतलब लाइकस शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइकस शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। यहाँ पे लाइकस कौन है? जो 2 करोड़ वाला है, जो इसके क्लास के लोग होंगे जो 2 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, जिनकी इनकम सेम है, वो लाइकस है, उनको ऐसे ही ट्रीट करो, उनको 2 करोड़ देने ही देने हैं। और अनलाइकस कौन है? 1 लाख वाला, इसको 1 लाख ही देना है,
जिस बेचारे को 50,000 टैक्स देने, 50,000 वाले 20,000 वाले या जो कोई टैक्स दे ही नहीं रहा है, उनको डिफरेंटली उनकी सर्कमस्टेंसेस, उनकी सिचुएशंस या उनकी इनकम के हिसाब से उनसे टैक्स ले लो। यही हो गया अनलाइक जो है। अनलाइक कौन है? एक तो 1 लाख वाला है और जिसके पास कोई टैक्स है ही नहीं, इससे टैक्स लेना ही नहीं है, या जो 50,000 दे रहा है उसे 50,000 ही लेने हैं, जो 5,000 दे रहा है उसे 5,000 ही लेने हैं, जो 20,000 ले रहा है उसे 20,000 ही लेने हैं। ये डिफरेंट है क्योंकि कोई 1 लाख पे करता है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, कोई 60,000 कर रहा है। तो इनकी सर्कमस्टेंसेस इनके इनकम के हिसाब से डिफरेंट है और इनको इसी के हिसाब से टैक्स पे करना है। मतलब ये अनलाइकस है। अब आप इनको इक्वली तो टैक्स नहीं लगा सकते। नहीं, उस बंदे ने 2 करोड़ दिया, आप भी 2 करोड़ दे दो, चाहे आपकी इनकम 10,000 क्यों ना हो, 10 ही लाख क्यों ना हो। क्लियर? तो मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये कहता है कि इक्वल, उसको इक्वली ट्रीट करो। 2 करोड़ वालों को 2 करोड़ ले लो। जो 2 करोड़ वाले टैक्स दे रहे हैं, इनकी इनकम सेम है, इनको 2 करोड़, इनसे आपको 2 करोड़ टैक्स लेने हैं और रेस्ट जो है उनको उसी हिसाब से ले लो। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। और दूसरे एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इक्विटी भी हम देखेंगे। मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा कि आपके 2 भाई है, आपने इनको केक खिलाने के लिए मार्केट लिया। एक भाई है आपका 6 साल का, दो नहीं, आपके पास है फॉर इंस्टेंस आप 2 बहनें और 2 भाई है आपके पास। क्लियर? और आपने इनको मार्केट लिया केक खाने के लिए। क्लियर? 2 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पे जो ये 2 भाई है ये एक ही एज के हैं। फॉर इंस्टेंस इनकी एज है 20 ईयर्स। ठीक? ये ट्विन्स है। और ये जो 2 बहनें हैं, इनमें से एक बहन है 10 साल की और दूसरी बहन है 15 साल की या 5 साल की हम रखेंगे। अब आपने क्या किया कि आपने एक केक ऑर्डर किया। आपने देखा कि ये जो ट्विन्स आपके 2 भाई है, इनको मैं हाफ दूंगा, इनको मैं 70% केक दूंगा क्योंकि ये बड़े हैं और दूसरी बात ये 20 साल के हैं और ये उतना खा भी सकते हैं। आप इनको 70% केक देते हो, आप खाओ। उसके बाद जो आपका 30% का केक बचता है, आप उसमें क्या करते हो इस वाले में कि आपकी जो 5 साल की छोटी सी बहन है उसको आप थोड़ा सा देते हो, 1 बाइट देते हो, और उसके बाद जो 10 साल या 15 साल की है उसको उस हिसाब से दे रहे हो। क्या आपने यहाँ पे इक्वलिटी वायलेट की इन चारों में से? नहीं, बल्कि आपने इनको वो दिया, इनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपने इनको चीज़ें दी। क्योंकि आपकी 5 साल की बहन उतना केक नहीं खा सकती, वो 1 बाइट खा सकती है। लेकिन आपके जो 2 भाई है, ट्विन्स है, वो बड़े हैं, उनको देना है उतना। उनके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उनकी फिजिकल कैपेसिटी अलग है, इनकी अलग है। तो आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीज़ों को देना है। इसीलिए गवर्नमेंट जब देती है फॉरेन से, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एग्जांपल मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में भी दी थी कि एक बार रखा था किसके लिए? एक बार रखा गया है सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए कि एक हाइट होनी इतनी, फिजिकल बार रखा गया है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी रखा गया है। अब उसमें जो बच्चे उस जोन में नहीं आते, उस कंसिडरेशन में जोन में नहीं आते, वो तो ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी वायलेशन हो गई। नहीं, बल्कि इसके लिए क्राइटेरिया यही है। हाँ, वायलेशन इक्वलिटी की तब होगी जो बच्चे इस कंसिडरेशन जोन में आते हैं, फिर उनको अलो नहीं किया जाता, तो वो वायलेशन इक्वलिटी की हो सकती है। तो हमें क्या पता चला कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए हमें इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। क्लियर? जो हमने अभी सीखा टैक्स का, सिमिलर application of law, same law to all the people who are similarly situated and like should be treated alike without discrimination. क्लियर? इतना ही है इसमें। अब इसमें एक्सेप्शन है किस में? राइट टू इक्वलिटी में। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के पास कुछ इम्यूनिटीज होते हैं, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट
कैन बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग देयर ऑफिस। ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ जो इनकी ऑफिस टेन्योर होता है उस टाइम पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं की जा सकती, इनके पास ये इम्यूनिटी है, ये प्रोविजन है। तो ये एक्सेप्शनस है। और फॉरेन जो एम्बेसडर जो होते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है जैसे आम लोगों को नहीं किया जा सकता, या दूसरे जो रेस्ट ऑफ द पीपल है उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि भाई इनको इतनी इम्यूनिटी क्यों दी है, इनको क्यों ये 5 स्टार होटल में रखा है, या सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की है। इनको इसलिए देते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है राइट टू इक्वलिटी के। उसके बाद हम यही देखते हैं जो बाकी है MLAs हैं, MPs हैं, उनके लिए भी स्पेशल इम्यूनिटीज़ होती है, रेजिडेंस उनके लिए होता है, बाकी चीज़ें होती हैं या बाकी एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब हम लेक्चर इसका जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम पहले अभी तक जो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 तक इसको रिपीट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे नया वाला। क्लियर। फिर जब हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे फिर हम MCQs लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।